चार्जेस एंड फील्ड में लेक्चर नंबर 7। एंड इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इस लेक्चर में आपको इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपने इससे पिछले वाला लेक्चर देखा होगा। इससे जो लास्ट लेक्चर मैंने आपके लिए करा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबसे पहले देखना होगा एंड उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर नहीं देखा है वो YouTube पे टाइप करें एबी फिजिक्स एंड उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर दिख जाएगा। वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। उसे देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाएगा, पूरी तरीके से फील आ जाएगा। तो आज का लेक्चर क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कॉपी में जल्दी से हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब समझते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था उसे हमें एक साइंटिस्ट ने दिया था एंड उस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फ्राइडे। माइकल फ्राइडे। तो माइकल फ्राइडे जो साइंटिस्ट था उसने हमें क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पूरा कंसेप्ट दिया। अब बात करें कि माइकल फ्राइडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमें क्या बताया, तो उसने बोला जैसे कोई चार्ज है, जैसे कोई भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके आसपास एक एरिया होता है। उसके आसपास क्या होता है? एक एरिया होता है, जैसे मैंने बोला था इलाका। एंड उस एरिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस एरिया को क्या कहते हैं? उस स्पेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो माइकल फ्राइडे बोलता है भैया कि जैसे ये चार्ज है तो इससे क्या हो रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा ये जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या निकल रही होंगी? इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कहता है एरो के फॉर्म में निकलती है। तो वो मैं आपके लिए बना रहा हूं। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है इस चार्ज से, राइट। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग में मैंने एरो बड़े बनाए और धीरे धीरे करके एरो का साइज छोटा हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें माइकल फ्राइडे ने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप किसी भी चार्ज के अराउंड बना रहे हो तो उसे एरो के फॉर्म में बनाओगे। एंड उसने दो चीजें हमें बताई कि जो एरो की डायरेक्शन है, जो एरो की डायरेक्शन है, एरो की क्या है? डायरेक्शन। जैसे सारे एरो की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो एरो की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे डिनोट करेगी किसको? वो यहाँ पे डिनोट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। फ्राइडे ने क्या बोला? ये जो एरो की डायरेक्शन है वो किसको डिनोट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। दूसरी चीज उसने बोला जो एरो की लेंथ है वो डिनोट करेगा किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले माइकल फ्राइडे ने क्या बोला? कोई भी चार्ज है तो उससे क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिनोट करना है? एरो से। तो एरो की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। और एरो की जो लेंथ है वो किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही क्यों करना पड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो माइकल फ्राइडे है उसी ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फॉर्मूले से, डेफिनेशन से समझ में आ गया। लेकिन उसी चीज को माइकल फ्राइडे चाह रहा था कि डायग्राम के फॉर्म में लोगों को समझाए। तो उसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही समझने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इसकी करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, फील करते हैं। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अभी क्या समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट एक कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ रहे हैं। किसकी फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, राइट। तो अभी तक की सारी चीजें क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरो से डिनोट कर रहे हैं, एरो की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करता है, और एरो की जो लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को, राइट। अब देखो, अब बात आ रही है कि स्टार्टिंग में हमने एरो बड़े बनाए और लास्ट में जा जाके छोटे क्यों हो गए, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, देखो यहाँ पे इसके पीछे का जो रीजन है वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था K Q अपॉन में R स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस चार्ट से दूर जाओगे, मतलब यहाँ पे बात कर लो या फिर यहाँ पे बात कर लो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे कम, इसके कंपैरिजन में। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एरो की लेंथ है वो किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम। इसलिए हमने जैसे जैसे हम चार्ट से दूर जा रहे हैं, हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेंथ है उसे छोटी बनाई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का ये जो तरीका था वो कुछ सालों तक चला। उसके बाद माइकल फ्राइडे ने इसमें काफी चेंजेस करे एंड फिर एक नया तरीका बताया जिसे हम आज तक मानते हुए आ रहे हैं, और उसी तरीके से आपको पेपर में क्या करना है, किसी भी चार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो उस तरीके के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक ये सारी चीजें नोट कर लो जल्दी। तो आई होप आपने ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, नया तरीका समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का। ओहो, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का जो नया तरीका बताया माइकल फ्राइडे ने, वो ये बताया कि अब छोटे छोटे एरो बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। आप क्या करो, डायरेक्टली बड़ा एरो बनाओ। ऐसे उसने क्या, माइकल फ्राइडे ने क्या बोला कि कोई भी चार्ज है तो उससे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो बड़े बड़े एरो बनाओ। तो ठीक है, हमें चीजें समझ में आ गई, हम उस चीज को मानने भी लग गए। अब इसमें वही बात है कि एरो की जो डायरेक्शन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। लेकिन जैसे वहां पे था कि एरो की जो लेंथ थी, एरो की जो लंबाई थी, वो किसको डिनोट कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को। यहाँ पे तो एरो की कोई लेंथ नहीं, एक सिंगल एरो बनाया। तो यहाँ पे किस तरीके से माइकल फ्राइडे ने बोला, तो यहाँ पे उसने बोला कि अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसने बोला अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो यहाँ पे डिनोट करेगा, उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कौन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इस वाले डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी ज्यादा पास पास है। जैसे मैं इतना सा एरिया बनाऊं अभी, एक रेक्टेंगुलर स्लैब का इतना, आप देख रहे हो इस वॉल्यूम में 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और इतना ही वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं 3D में, सोच लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पीछे भी जा रही होंगी। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों डायरेक्शन में निकलती है, ऐसा नहीं है कि चार्ज हमने यहाँ पे बनाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर नीचे इस तरफ और इस तरफ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ भी जा रही होंगी और इस व्हाइट बोर्ड के पीछे भी जा रही होगी। तो इसलिए मान लो इसे वॉल्यूम, राइट। और इतना ही वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ज्यादा बड़ा बन गया, मान लो लगभग दोनों सेम ही, इतना ही वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आप देख रहे हो कि इतने वॉल्यूम पे यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 4, और उतने ही वॉल्यूम पे आगे जाके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सिर्फ 1। इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है, कम है। तो माइकल फ्राइडे इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
तो नए तरीके में भी क्लियर हमें पता चल रहा है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखना है तो एरो की डायरेक्शन देख लो, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देखना है तो डेंसिटी देख लो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, बहुत कम होने वाली है। ये तरीका आपको पता चल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जल्दी से ये नोट कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कांसेप्ट हमें किसने दिया था, माइकल फैराडे, राइट। तो जल्दी से नोट करें भाई, और घर पे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, और जैसे जैसे सिलेबस चल रहा है वैसे वैसे आप पढ़ते रहें। अब देखो, अब बात आती है कि भैया आपने अभी ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का एक तरीका है, वो भी डायग्राम फॉर्म में, लेकिन असली डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो समझो, उसे करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। मतलब क्या इमेजिनरी लाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मान लो आपके पास एक चार्ज है, मान लो इस बॉडी पे चार्ज है, तो आप कह रहे हो भैया ने आज नई चीज सिखाई, तो आपने कोई बैटरी ले ली, राइट, या कोई तार ले ली, उसे छील दिया, आप देख रहे हो चार्ज है उसके अंदर, तो आपको लग रहा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसा कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है, कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसे हमने इसलिए बनाया है ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, राइट। तो ये सच में नहीं होता, इस चीज को पहले आपको नोट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको क्या लिखवाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। ये कहां पे होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। और इन लाइंस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करेगा अगर आप उसे मूव कराने दे रहे। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहां देखो, इसे बनाता हूं मैं यहां पे, देखो जैसा मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास इसका इलाका होगा, उस इलाके को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो जितना इसका इलाका होगा उतने ही इलाके में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये इलाका है, और इस इलाके को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे। तो माइकल फैराडे ने बताया था इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, राइट, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, मान लो यहाँ पे एक लाल चींटी बराबर एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज यहाँ पे, वो क्या करेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और ये जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आगे की तरफ मूव करता रहेगा, मतलब इस तरीके से जाता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, जस्ट इमेजिनरी लाइंस जो कहां पे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है किसी भी चार्ज के अराउंड। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हो तो वो क्या करेगा, मूव करेगा अगर आप उसे मूव करने दे रहे हो। ऐसा नहीं आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को पकड़ के रख लिया टाइटली, राइट, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जल्दी से डेफिनेशन लिख लो, ये डायग्राम भी बना सकते हो समझने के लिए। और क्या आपको नोट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कंसेप्ट है वो कैसा कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम आ जाता बनाने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो कॉपी में हेडिंग डालो, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मान लो पेपर में पहला क्वेश्चन आया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करके दिखाना है। तो पॉजिटिव चार्ज का तो बहुत ज्यादा इजी था, अभी बता भी दिया मैंने आपको। ये पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गए। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, बाहर की तरफ निकलती है। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव
चार्ज के लिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं इस तरीके से। और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, रेडियली इनवर्ट्स होती हैं, रेडियली इनवर्ट्स। तो जनरली जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं, हम स्ट्रेट शेप में बनाते हैं। तो आपको घर से फाइंड आउट करके लाना है कि जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इन चार्जेस के लिए वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाते हैं, ये आपको फाइंड आउट करके लाना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे सिस्टम के लिए। एंड सिस्टम है आपका क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखो, एक यहां पे रखा हमने पॉजिटिव चार्ज और एक यहां पे रखा हमने नेगेटिव चार्ज। इस सिस्टम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसी एक मिडल लाइन खींच लो। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ और इस तरफ निकलेगी रेडियली आउटवर्ड्स, और इससे इस तरफ निकलेगी। अब देखो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ निकलती, नीचे की तरफ निकलती स्ट्रेट, और इससे भी ऊपर और नीचे निकलती, बस डायरेक्शन में दोनों में अंतर होता। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सामने रख दोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी इसकी वजह से वो ऐसे निकलेगी कर्व शेप में, ऐसे, ये ऐसे। तो ये जो स्ट्रेट, ये डॉटेड जो लाइन बनाई है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इसलिए बनाई है जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से निकालोगे, जैसे आपने यहाँ से 2 निकाली तो नीचे से भी आपको 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी, राइट। सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट लगता है इसमें, तो वो मैं अभी प्रॉपर्टीज में आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर ऊपर से आप 2 निकाल रहे हो तो यहाँ से भी आप 2 निकालो, राइट। ऐसे ऐसे भी निकाल दिए, ऐसे, राइट। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के लिए हमने ये बनाई, तो काफी खूबसूरत सा लग रहा है। तो जल्दी से आप कॉपी में ये बना लो। तो आपके लिए घर से होमवर्क है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखानी है, मतलब घर से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव है, राइट। इसके लिए बना के दिखा देना मुझे। और एक बनाना पॉजिटिवली चार्ज्ड सीट के लिए। तो घर से होमवर्क क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करके दिखानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस लिए ड्रॉ करके दिखानी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सीट के, राइट। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख ली होंगी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या समझ में आया, ये जो कंसेप्ट था वो माइकल फ्राइडे ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, जस्ट इमेजिनरी कंसेप्ट है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं कि जस्ट आपने एक पॉजिटिव चार्ज अपने हाथ में रखा एंड उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगी, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो कहां पे प्रेजेंट होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही प्रेजेंट होती है। फिर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो उससे कैसे निकलती है। फिर होमवर्क दे दिया मैंने आपको, तो अब कॉपी में हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो कभी भी स्पेस में खत्म नहीं होंगी, राइट। खत्म नहीं होंगी इसका मतलब क्या है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो वो आपके घर तक पहुंच रही होंगी, इस व्हाइट बोर्ड से पीछे भी, यहाँ पे भी जा रही होंगी, यहाँ भी जा रही होंगी, ऊपर भी जा रही होंगी, नीचे भी जा रही होंगी। तो किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी खत्म नहीं होती है, राइट। इसका
रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। E इक्वल टू क्या होता है? K Q अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो E की वैल्यू, मतलब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक होगी वहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होती है? इनफिनिटी पे। तो ये रीजन है। तो पहला पॉइंट मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको क्या समझाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्पेस में कभी टर्मिनेट नहीं होती है। नेक्स्ट रीजन शॉर्ट। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, जल्दी से इसे लिख लो। इसमें क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहां पे जाके एंड होती है? नेगेटिव चार्ज पे जाके। देखो जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको क्या लग रहा है? देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखी हुई थी। यहां से निकली, कहां जा रही है? नेगेटिव की तरफ। यहां से निकली, कहां जा रही है? नेगेटिव की तरफ। राइट, ऐसे यहां से निकली, कहां जा रही है? नेगेटिव की तरफ। यहां से निकली, कहां जा रही है? नेगेटिव की तरफ। तो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहां पे जाती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसे नोट कर लो जल्दी से। अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको दो प्रॉपर्टी बताई हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्पेस में कभी खत्म नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रखा आपने, एंड कहां पे जाके एंड होती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज्ड लूप को फॉर्म नहीं करती है। मतलब क्या है? जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और नेगेटिव पे खत्म हो गई। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है फिर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो एक क्लोज्ड लूप बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप को फॉर्म नहीं करती हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक केस में आपको पता है 10th क्लास में पढ़ा भी आपने कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, साउथ की तरफ गई। फिर आपको पता है अंदर की तरफ जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप को बनाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज्ड लूप को फॉर्म नहीं करती है। राइट, तो जल्दी से ये थर्ड पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं। अब जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो हमेशा कंटीन्यूअस कर्व्स को बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा कंटीन्यूअस होगी। राइट, बीच में से छोटे छोटे गैप नहीं होंगे, ऐसे गैप नहीं होंगे बीच में। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहले तो क्या लिखवाई है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या फॉर्म करते हैं? कंटीन्यूअस कर्व्स को फॉर्म करते हैं। इसका मतलब इसका जो रीजन है, इसे कैसे फील कर सकते हो वो बता रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो वो रिपेल करेगा, यहाँ से मूव करके इसकी तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचा, अब पॉजिटिव चार्ज को बीच में मिल गया क्या? गैप। अब ऐसा तो है नहीं पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जंप करके यहाँ पे चले जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? कंटीन्यूअस कर्व्स को फॉर्म करते हैं। राइट, तो डिसकंटीन्यूअस कर्व क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड वो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इन लाइंस पे तो वो क्या कर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। राइट, जंप करके मतलब आगे नहीं जा पाएगा। तो ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, इसे कॉपी में जल्दी से लिख लो। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो हमें किसकी वैल्यू देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे,
आप देखो जैसा अगर आपसे पूछा जाए कि ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ इन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप सिंपल से कहना है ये जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी क्लोज है, तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसे सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, राइट। तो इस तरीके से समझना, काफी इजी पॉइंट है, तो हमने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ रहे थे तो वहां पे भी डिस्कस कर लिया था, तो उसी चीज। इस पे क्वेश्चन कर सकते हो आप, क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है, आपको मुझे बताना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है, किस पॉइंट पे कम है और किस पे सबसे कम है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कॉपी में इसका आंसर लिख लो खुद से, फिर मैं आपको लिखवाता हूं जल्दी से। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये लिख लिया होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीनों क्लोज है, तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर कहां पे होगी, सी पॉइंट पे, और उससे कम कहां पे होगी, बी पॉइंट पे। तो काफी इजी था, तो 1 मार्क में ये चीज आ सकती है आपके पेपर में। तो ये नोट करना है आपको कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, राइट। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो 6th पॉइंट है आपका, वो ये जो 6th पॉइंट है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास 2 कूलम का चार्ज है, तो इससे अगर मैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा हूं, ठीक है, मैंने इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर एक बंदे ने मुझे दे दिया +4 कूलम का चार्ज और बोला इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल के दिखाओ। तो अगर मैं 2 कूलम से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा हूं, तो 4 कूलम से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है वो इससे ज्यादा ही निकालनी होगी। तो मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दी 8, 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो काफी इजी है, वो क्या बता रहा है, जितना चार्ज छोटा होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी कम निकलेगी, जितना चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो उतनी ही ज्यादा निकलेंगी, राइट। तो ये काफी ज्यादा सिंपल सा पॉइंट है, तो हमें पता भी है बड़ा जो चार्ज होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, उस एरिया में, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो काफी ज्यादा सिंपल सा था। ओके, अब चलते हैं आगे। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना वो जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कभी कभार इन पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पता चलेगा इन पॉइंट का कैसे यूज हुआ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, याद होगा आपको, वो वहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ा था। तो 7th पॉइंट है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, राइट। ये पॉइंट आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी पता है, आपको भी पता था कि जैसे कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसे ये वाला पॉइंट है कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद है पहले से। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ऐसा कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। ये होगा कि नीचे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नीचे से ऐसे निकल जाएगी, लेकिन कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। अब बात आता है इसका रीजन क्या है, इस वाले पॉइंट का रीजन क्या है। तो रीजन हमें समझना है इस पॉइंट का। देखो इसमें लिख सकते हो 7 पॉइंट में हमने क्या समझ रहे हैं, 7 पॉइंट में हम इसका रीजन समझ रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो इसका मैंने रीजन लिखवाया कि रीजन ये है कि अगर जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी डायरेक्शन होंगी, 2, जो फिजिक्स में क्या है, मीनिंगलेस है। कहने का मतलब क्या है, इसे देखो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखानी है
तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा और इस पे दिखानी है फ्लक्स। देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन है, तो एक सिंगल पॉइंट पे जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक ही होगी, दो नहीं हो सकती कभी भी, राइट। जैसे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऊपर वाले कर्व पाथ की जो डायरेक्शन है वो ये है और नीचे वाले कर्व पाथ की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो किसी भी पॉइंट पे जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो सिर्फ एक ही होती है, एक सिंगल डायरेक्शन में वो चीज सो हो रही होगी, मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी या नीचे होगी, राइट। तो इस पॉइंट पे जनरली दो डायरेक्शन नहीं हो सकती किसी भी पॉइंट पे। एक और चीज समझ सकते हो, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ पहुंच गया, तो अब आगे किस पाथ पे जाएगा, इस पाथ पे जाएगा या इस पाथ पे जाएगा, तो वो भी हमें पता नहीं है, राइट। तो टोटल में आगे हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ ली एंड जिसमें हमने ऊपर वाले पॉइंट का रीजन भी पढ़ा अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो अभी तक याद क्या रखना है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। प्रॉपर्टी नंबर 8 है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, in electrostatic condition the electric field inside a conductor is always zero। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडीशन है इसका मतलब है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि जो चार्ज होगा वो किस पे होगा, रेस्ट पे होगा, राइट। तो मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के मान लो बोला गया है कि सारे के सारे चार्जेस रेस्ट हैं, तब जाके इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, जीरो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी, राइट। तो बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरली जो वैल्यू होती है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे ही किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि जो चार्ज होते हैं वो किस पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे। तो इसका रीजन आपको गॉस लॉ में और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी के लिए याद रखो, अगर कोई कंडक्टर है एंड उसमें सारे चार्जेस रेस्ट में, तो सिंपल सी चीज क्या है, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आपकी जीरो होगी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 9 पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितने सारे पॉइंट्स हैं तो देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 है आपका टेंजेंट direction of electric field lines, direction of electric field lines represent by the tangent drawn on the curve। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में पता लगाना है तो कुछ नहीं करना आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसका जो कर्व है उस पे क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी चार्ज से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, राइट। तो मान लो मेरे पे 3 पॉइंट है, P, ये एक ये P है, ये Q है, ये R है। अब देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको डायरेक्शन बतानी है, तो क्या करना है, P पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसे, यही टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो Q पॉइंट पे और ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो किस पे, R पॉइंट पे। तो ये जो टेंजेंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी कर्व फॉर्म में और आपको P Q R किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चाहिए, तो जस्ट उस पे क्या करना है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा देना, राइट। तो इसे जल्दी से लिख लो। तो 9 पॉइंट्स हो गए अभी तक। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। पहला जो पॉइंट था आपका वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं
वो स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती हैं, स्पेस में खत्म नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर तक जाती हैं। सेकंड पॉइंट था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है आपकी एंड होती हैं। जो थर्ड पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप को नहीं बनाता है, मतलब क्लोज लूप कभी भी नहीं बनेंगे, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती है एंड हो जाती है। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो हमें किसकी वैल्यू देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देती है, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा था एक कि मतलब जैसे एक 2 कूलम का चार्ज है, उससे अगर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं तो सिंपल सी बात है जो 4 कूलम का चार्ज है उससे ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। कहने का मतलब क्या है, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा है कि जनरली ये था पॉइंट, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर वो क्या होती है, जीरो होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पे क्या करना है, आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, राइट। तो अभी तक ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो आई होप आपने 9 पॉइंट्स लिख लिए हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट का आपका रीजन पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉइंट लिखने के लिए नहीं आएंगे पेपर में, इनमें से कोई भी पॉइंट उठा के इस पे क्वेश्चन बना सकता है या फिर कोई भी पॉइंट उठा के उसका रीजन पूछ सकता है, ये चीज आती है पेपर में। अब आते हैं 10th पे। जैसा 10th पॉइंट ये है यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए ये पॉइंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम, इक्वी स्पेस between lines should be same। मतलब अगर पेपर में आता है ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो करना क्या है, स्ट्रेट लाइन बनाओ ऐसे, इन सारी स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए और इनके बीच में जो गैप होगा ना वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिनोट करते हैं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और लाइंस के बीच में जो गैप होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हमने डिनोट कर दी, तो वो मैंने आपको एक तरीका बताया ऐसे डिनोट करते हैं। क्या याद रखना है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और जो गैप होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, अगर पेपर में क्वेश्चन आया जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसी और ये कर्व से है ऐसे, तो ये इनके बीच में ये जो गैप है वो इक्वल है, राइट। ओके, तो ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो कर्व में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है आपको बताना है ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अगर करेंगे तो उसका रीजन क्या है, नहीं करेंगे तो उसका रीजन क्या है। तो ये आपका होमवर्क है, घर से आपको ये फाइंड आउट करके लाना है कि ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। तो पॉइंट नंबर 10 क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। पॉइंट नंबर जो 11 है वो है आपका कि पॉइंट नंबर जो 11 है वो हमें क्या बता रहा है कि जो अगर कंडक्टर है, अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंडक्टर के क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। मतलब जैसे ये कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस तरीके से निकलेंगी, मतलब कंडक्टर के सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द, यहाँ पे लिख सकते हो आप सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट, ऐसे लिखें। तो याद, पहले तो पॉइंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। अब बात आती है इसका रीजन क्या है, राइट। इसका रीजन आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है, मान लो कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। मान लो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक थीटा मतलब थीटा एंगल के साथ निकल रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंडक्टर के साथ क्या कर रही है, थीटा एंगल बना रही है, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दो पार्ट्स में तोड़ दो। ये कंपोनेंट होगा, इस तरफ थीटा नहीं है तो ये कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई साइन थीटा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहले तो पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, पॉइंट याद रखा। फिर मैंने उसका आपको रीजन बताया, रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा एंगल के साथ एंगल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। दो पॉइंट में डिवाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई कॉस थीटा। अब देखो, आपको पता है कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रख दो तो वो चार्ज क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो ई कॉस थीटा है वो क्या करेगा, इन चार्जेस को मूव कराएगा। ई कॉस थीटा हेल्प्स इन मूविंग द चार्ज। मतलब अगर किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो जो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो कंडक्टर के अंदर क्या करता है, चार्ज को मूव कराएगा, वो भी क्या, एक परफेक्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ई साइन थीटा नहीं मूव करा सकता क्योंकि जनरली जो चार्जेस है वो कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर, राइट। तो एयर में जनरली चार्जेस उतनी आसानी से मूव नहीं करते। तो ई कॉस थीटा क्या करेगा, चार्ज को मूव कराएगा। अब आप कह रहे हो ठीक है भैया, अगर ई कॉस थीटा चार्ज को मूव कराएगा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, आपको पता ही है, 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, अगर चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, सेटअप करंट हो जाएगा। विदाउट बैटरी, विदाउट एनी सोर्स, कंडक्टर के अंदर हमने क्या क्रिएट कर दिया, करंट, जो क्या है, इम्पॉसिबल है, राइट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप करंट बना रहे हो तो कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए ना, यहाँ पे तो कोई सोर्स नहीं है, राइट। तो ई कॉस थीटा चार्ज को मूव कराएगा एंड उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है वो मूव करना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। तो ई कॉस थीटा क्या कर रहा है, चार्ज को मूव कर रहा है, विच set up the current and it is impossible, it is meaningless, ऐसे लिख सकते हो, meaningless, ठीक है। तो ये था आपका 11 पॉइंट, तो जल्दी से लिख लो। एंड इसका रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग सा था पॉइंट ये, एंड रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग सा था, तो कॉपी में लिख लो। इसका मैथमेटिकल रीजन भी है जो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में, राइट। तो इसे लिखो पहले, फिर थोड़े और पॉइंट देखते हैं। आप कह रहे हो भैया कितने पॉइंट रह गए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, एंड पॉइंट नंबर आपका 12 है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज repelled by positive charge and attracted by नेगेटिव चार्ज। ओके, इस पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब कि जैसे मान लो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, होमवर्क भी दिया मैंने आपको आज, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ऐसे निकलती हैं, इस तरफ से ये फोर्स लगाया तो सारी के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज की इस तरफ मुड़ जाएंगे, राइट। ऐसे ये चार्ज है, इससे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरफ मुड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे। तो जनरली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दूर जाती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, राइट। जैसे इसकी पॉजिटिव की वजह से ऐसे रिपेल कर गई, ऐसे इस डायरेक्शन में आ गई, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस डायरेक्शन में आ गई, और इसी जगह अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रखता तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं सारी, राइट। तो
इस पॉइंट पे मैंने क्या बताया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज क्या करती है, उनको रिपेल करती हैं, और नेगेटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो आपको एक एक प्रॉपर्टी पे अच्छे से ध्यान देना है, उसको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जनरली ये यूज होगा आपके किसमें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो कॉपी में हेडिंग डालो आप सब, क्या, न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वहीं से करवा रहा हूं। जैसे ये एक मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक स्फीयर बोला है, मतलब कंडक्टर, राइट, मेटालिक स्फीयर। तो उसमें कुछ ऐसे दे रखी है, ऐसे, ऐसे, मान लो ऐसे, और एक देता हूँ ऐसे, एक ऐसे, ये मान लो ए बी सी और ये B। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने मतलब सीबीएसई ने क्या पूछा था, इसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, राइट। सिंपल सा ये पूछा था कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इसमें से। तो जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका जो आंसर है वो प्रॉपर्टीज में ही छुपा हुआ है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही होगी, उसी में छुपा हुआ है आंसर। अब देखो, तो जनरली आपको क्या पता है कि अगर कोई कंडक्टर है एंड उसके अंदर जनरली अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी। तो सिंपल सी चीज आपको पता चल रहा है कि ए बी सी ये मेटालिक स्फीयर है, एंड इसमें जनरली ये अंदर से पास आउट हो रही है, तो ए बी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, डी रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो डी वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या आपका करेक्ट आंसर है। रीजन क्या है कि जनरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, डी वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो रही। और हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसका एक और रीजन है कि जनरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें पता है कि जनरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर से निकल रही है तो वो कंडक्टर के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर एंगल क्या कर रही होगी, फॉर्म कर रही होगी। तो इसमें ये भी रीजन लग रहा है, राइट। बाकी में कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, डी वाली। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ये सारे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मान लो जैसे आपको दे दिया ये प्लस एक चार्ज दे दिया, चलो Q1 चार्ज दे दिया आपको ना, और एक चार्ज दे दिया Q2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएगा, काफी सारे बुक्स में, ये ऐसे, और इसकी वजह से मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे। क्वेश्चन नोट कर लो तब तक, ये ऐसे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है Q1 और Q2 का रेशियो। क्वेश्चन नोट करो, डायग्राम बना हुआ है, एंड क्या पूछा जा रहा है, Q1 अपॉन में Q2 का रेशियो। अब देखो इसे समझते हैं कैसे करेंगे इसे, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो इसमें पॉइंट होगा, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट था वो यूज होगा, जिसमें मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या निकलेंगी, ज्यादा निकलेंगी। वही चीज देखो, ये जो चार्ज है Q1, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो चार्ज है Q2, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जस्ट 1 2 3 4, इसकी डायरेक्शन ऐसे, और ये 5। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है Q1 से कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, और इससे कितनी निकल रही है, जस्ट 5। तो होगा क्या कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जो Q1 से कितनी निकल रही है, 7। और Q2 जो चार्ज है
उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितनी उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर कर रही है, एक तो 5 कर रही है, राइट। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो Q1 इक्वल टू 7K, मतलब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, K से लिख दिया जस्ट। ऐसे ऐसे लिखोगे 5K, दोनों का रेशियो पूछा है तो Q1 अपॉन में Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7K अपॉन में 5K, K से K कैंसिल आउट, 7/5। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जनरली पेपर में आपके आ सकते हैं जिसमें दो चार्जेस बना दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रखे हैं, जस्ट आपको दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करो कि Q1 से कितनी निकल रही है, Q2 से कितनी निकल रही है, और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर देना, राइट। अब बात यहाँ पे ये है कि जनरली जो Q1 है वो पॉजिटिव है, Q2 जो है वो नेगेटिव है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है। तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में, किसी प्रॉपर्टी में, कि जनरली जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो जनरली अगर प्रॉपर आंसर, अगर एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है नेगेटिव दे रखा है तो -7/5 आपका पर्टिकुलर आंसर होगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखो। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है Q1 और Q2 का नेचर। जो Q1 और Q2 चार्जेस का क्या नेचर होगा, तो वो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, Q2 की तरफ जा रही है, तो सिंपल सी बात है Q1 का जो नेचर होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव, और Q2 का नेचर क्या होगा नेगेटिव। ये पार्ट तो काफी इजी सा था, तो आपको पता चल गया, राइट। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। आपको बताना है Q1 और Q2 में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये तो आप लास्ट वाले से भी बता सकते हो। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करनी है। तो देखो Q1 जो चार्ज है 1 2 3 4 5 6 7 और Q2 चार्ज जस्ट 5 निकल रही है। तो सिंपल सी बात है Q1 से ज्यादा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रही है, तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा Q2 से। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आपको पता चल रहा होगा कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। अगर नेचर पूछे जा रहे हैं तो आपको पता है जिस भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो पॉजिटिव होगा, जिस भी चार्ज की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होंगी, नेगेटिव। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करनी है, जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकलेंगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, राइट। ओके, इसमें तीसरी जो चीज पूछी गई आपसे वो ये पूछी गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के अलावा, मतलब किस चार्ज की तरफ जीरो होगा, मतलब यहाँ पे जीरो होगा या फिर यहाँ पे जीरो होगा, ये पूछा जा रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आया क्या पूछा जा रहा है, ये जो Q1 और Q2 चार्ज है इनकी लाइन ज्वाइनिंग के अराउंड किस तरफ E की वैल्यू जीरो होगी, इस तरफ या इस तरफ या फिर बीच में भी हो सकती है, ये भी पूछा जा रहा है। देखो ये पॉजिटिव है, ये तो पता चल गया, ये नेगेटिव है। अब इसमें थोड़ा पीछे वाली क्लासेस का कंसेप्ट यूज होगा, इसलिए फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हो तो कंटिन्यूअसली आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, राइट, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो बीच में जीरो नहीं होती, या तो यहाँ पे जीरो होगी या तो यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है, ये हमें पता है। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई है कि जब अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होती है, वो आपको याद भी होगी। ये चीज याद नहीं होगी शायद से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमेशा छोटे चार्जेस के पास जीरो होगी। Q1 और Q2 में से कौन छोटा है, Q2 छोटा है आपका, तो E की वैल्यू जीरो होगी किस तरफ, Q2 की तरफ। तो इसका आंसर होगा क्या आपका Q। तो हमने इस लेक्चर का मेन मोटिव क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कांसेप्ट आपको आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाना, आपको उससे, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने काफी डिटेल में पढ़ी, एंड उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चंस हमने करे हैं जस्ट, राइट, ताकि आपको पता चल सके कि जो भी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, और उनका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन करके आपसे पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, वो 7th तो 6th में आता है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आई होप जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको क्या करना है, एक एक करके अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या करनी है, प्रॉपर्टीज को पढ़नी है, उन्हें ब्रेन में रखना है, और उसके बेसिस पे क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, राइट।
तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, जनरली आपके लिए होमवर्क, जो आपका होमवर्क है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पे जनरली आप होमवर्क देख लें एंड उसे आपको करते रहना है। तो जनरली ये टाइम अच्छा खासा टाइम है, यूटिलाइज करो इसे घर पे पढ़ते रहो, एक टाइम टेबल क्रिएट करो एंड जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एटलीस्ट वीडियो को देखो, एक बार समझ में नहीं आ रही दोबारा से उसे देखो, तो कम से कम आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। अगर आपने छुट्टियां वेस्ट कर दी तो आप भी दूसरों की तरह ही हो। छुट्टियों का यूटिलाइज करो और कम से कम 1-2 चैप्टर्स तो स्ट्रांग कर दो जब तक स्कूल खुल रहे हैं और नॉर्मल सिचुएशंस हो रही है। थैंक यू।